बिग बॉस 18 का पिछला सप्ताह जिसमें कि ईविल ईशा सिंह बन गई थी टाइम गॉड और सारा अरफीन खान उर्फ माइंड कोचनी बन गई थी चुड़ैल, जिसने चुड़ैलपंती करते हुए करणवीर मेहरा के मरे हुए पिताजी को भी ड्रैग कर लिया था। करण के मुंह पर पानी तक उलीच दिया था। लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोला सलमान खान ने। मेकर्स और सलमान खान की प्रायोरिटी क्या थी? चलो सुदेश, कृष्णा, अभिषेक आ जाओ, आधे घंटे तक पब्लिक को क्रिंज पथेटिक जोक सुनाओ और तुम्हारे साथ साथ हम यहाँ पर इक्का को और ये रफ्तार को भी लेकर के आना चाहते हैं और इनके थ्रू पब्लिक को और ज़्यादा पकाना चाहते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट मुद्दे से पब्लिक का ध्यान हटाओ और पब्लिक को चूतियामेटिक एक्टिविटीज़ में लगाओ। ये कहीं ना कहीं मेकर्स की प्रायोरिटी बन चुकी है। थ्रू आउट द वीक जो होगा उस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। उसके बाद बोल देंगे भाई ये तो एक रियलिटी शो होता है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते हैं, हम सारे एपिसोड एक नहीं दो दो बार देख करके आते हैं। तो सलमान खान की जो बड़े बड़े दावे हैं, आइए पहले इन्हीं की हवा निकालते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि जो काम एक्चुअली में सलमान खान को करना चाहिए था वो काम एक कॉलर ऑफ द वीक ने करा। एक लड़की का कॉल आता है और वो जो लाडली चुगली बात जो है बिग बॉस की प्यारी ईशा, ईविल ईशा सिंह, उसे वो कॉलर एक्सपोज कर डालती है कि आप कोने कोने में बिचिंग करते हो। आपने तो विभिन्न तक की बिचिंग करी है और आपने करणवीर के वर्ड जो है वो ट्विस्ट करके रजत और अविनाश के सामने रख दिए। लेकिन वो सलमान खान जो कि क्लेम करते हैं कि मैं एक नहीं दो बार एपिसोड देखता हूँ, बिग बॉस के घर में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। दुनिया का बड़े से बड़ा राइटर जो है वो शो को स्क्रिप्ट नहीं कर सकता है। इस शो में जो एलिमिनेशन वगैरह होते हैं वो जनता की मर्जी से होते हैं। कंटेस्टेंट आता अपनी मर्जी से लेकिन जाता जनता की मर्जी से है। तो फिर इसी सीजन के अंदर आदित्य मिस्त्री का एलिमिनेशन घर वालों ने क्यों करा? इसी सीजन के अंदर मुस्कान बामने का एलिमिनेशन घर वालों ने क्यों करा? तो सलमान खान जब भी बड़े बड़े दावे करते हैं, ऑन द स्पॉट उसी समय सलमान खान के दावों की हवा निकल जाती है। जैसे कि कल रात के एपिसोड में एपिसोड शुरू होता है तो सलमान खान फ्लो में बोलते हैं कि शिल्पा को टॉन्ट मारते हुए, जब शिल्पा बोलती है ओ गॉड सलमान खान प्लीज मेरे को जाना है, मैं नहीं रह सकती, ओ गॉड सलमान प्लीज मुझे निकाल दो। तो सलमान क्या बोलते हैं कि इस शो में लोग आते अपनी मर्जी से हैं लेकिन जाते जनता की मर्जी से हैं। और ये तो आपने पता नहीं कितने सीजन में बार बार देखी है ये बातें। जब भी मेकर्स का कोई फेवरेट या फिर एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसे 10 वीक की 15 वीक की एमजी मिली है, तो जब वो नॉमिनेशन में आता है तो वोटिंग लाइन बंद हो जाती हैं और नो एलिमिनेशन आ जाता है। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं साजिद खान की। साजिद खान जब भी नॉमिनेशन में आया था उस वीक एलिमिनेशन होता ही नहीं था। अब ये बात आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है और मेरे साथ साथ वो तमाम लोग जो कि मेरी तरह कोई रिव्यू कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम लेने के बाद अपना रिव्यू लेकर के आता हूँ। लेकिन वो लोग जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल्ड है, अब मेरी इनेबल्ड नहीं है तो मैं लाइव आ नहीं पाता हूँ। वैसे एक बात है, अगर मेरी लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल्ड होती तब भी मैं क्या ही उखाड़ लेता, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम लेकर के खुद को प्रिपेयर करके आने वाले इंसानों में हूँ। एनीवे, मैं बात कर रहा था उन लोगों की जो कि लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, जो कि खुद को बिग बॉस का एक्सपर्ट भी बोलते हैं। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि जब एलिस का एलिमिनेशन हुआ था तो वही लोग जो कि लाइव आकर के रिव्यू करना शुरू कर देते हैं, उन लोगों ने एक अलग ही फॉल्स नैरेटिव बनाया, पब्लिक को कहकर चूतिया बनाया कि एलिस के साथ अब किसी और का भी एलिमिनेशन हो चुका है। अगर आप 50 लोग आरटी कर दो, 100 लोग फॉलो कर लो, देन आई विल रिवील द नेम। इस तरह की चूतिया पे चलाए गए। और सिर्फ ट्विटर पर नहीं, लोगों ने यूट्यूब पर तो भाई किसी के डबल इविक्शन, कभी रजत का मिड वीक इविक्शन करा दिया गया। भाई ये सब कुछ कब हुआ प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि क्या मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? जहां तक मुझे याद है पहले एलिस का एलिमिनेशन हुआ, फिर लास्ट वीक हुआ है अदिति का एलिमिनेशन घर वालों की आपसी सहमति से। तो ये मिड वीक इविक्शन या फिर डबल इविक्शन कब हुए? कौन से बिग बॉस में हुए? और जिस तरह से सलमान खान ने क्लेम करा कि इस शो में जनता की मर्जी ही चलती है, तो भाई जनता ने तो वोट दिए थे ना। इस बार उन वोट्स का क्या हुआ? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। लेकिन आयरनी देखिए, वो शो जो क्लेम करता है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है जिसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं है, उस शो में सिर्फ फर्जीवाड़े के अलावा आपको कुछ दिखाई देता ही नहीं है। इनफैक्ट आपने कल एक बेस्ट एग्जांपल देख लिया कि शो किस हद तक फ्रॉड और फर्जी बन चुका है। एक कॉलर कॉल करती है, करणवीर मेहरा को अप्रिशिएट करती है और ये चुगली बात जो है ईविल ईशा इससे सवाल करती है कि आपने करणवीर के वर्ड ट्विस्ट कर दिए थे, करणवीर ने बोला कुछ और था लेकिन आपने अविनाश और रजत को बताया कुछ और आप कोने कोने में चुगली करती हो। तो आपने देखा कि सलमान खान ने कितनी सफाई से ईविल ईशा के वकील बनने की एक्टिंग करी और जो एक्चुअल सवाल था उस कॉलर का कि आपने केवी के वर्ड ट्विस्ट क्यों कर दिए, उस सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया ईशा सिंह ने।
लेकिन आपने भी देखा होगा ये सलमान खान जो कि चुम के ऊपर तो भड़क जाते हैं। चुम के लिए भी एक सवाल आया था कि आप केवी को कभी आईना क्यों नहीं दिखाती हो, तो चुम अगर जवाब दे तो भाई सलमान खान बीच में कूद पड़ते हैं। बट ईशा सिंह जो कि मतलब सवाल का जवाब ही नहीं दे रही थी, बात को इधर उधर घुमा रही थी, सलमान खान उसे काउंटर करने के बजाय कहीं ना कहीं उसे ही डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि 12 पैसी लगती हो, 12 पैसी लगती हो, ये उनका बड़ी है, 12 पैसी लगती हो। अबे चूतिया, तू होस्ट है तो तेरा तो फर्ज बनता है ना कि भाई अगर ऑडियंस की तरफ से ये बात उठी है और तुम चूंकि क्लेम करते हो कि मैं एक नहीं दो दो बार एपिसोड देख करके आता हूं, तो तुमने क्या देखा फिर? अगर कॉलर को ये चीज दिखाई दे गई है, सारे मीडिया को ये बातें दिखाई दे गई हैं कि कैसे ईशा सिंह ने पहले चाहत को आरफीन से लिंक करा, बिलो द बेल्ट ये टिप्पणी करती है, लोगों की एज शेमिंग ये करती है, बॉडी शेमिंग ये करती है, इसके साथ जो एरिस थी वो लोगों को मारने की बात करती थी, और इनके ग्रुप में जो नई मेंबर बनी है आरफीन की वाइफ माइंड कोचनी, वो केवी के मरे हुए पिता को ट्रैक कर लेती है, मुंह पर पानी फेंक देती है। ये सब कुछ आम जनता ने सबने देखा है, लेकिन इन सारे मुद्दों पर सलमान खान ने कभी कभी एक शब्द तक नहीं बोला है। उसके बाद यही सलमान खान नींद से उठकर आते हैं, ऐसा शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है और मैं हर एपिसोड को दो दो बार देखता हूँ। अब चूती, अगर तूने एपिसोड दो दो बार देखे तो तूने ओसडी वाले वो क्यों नहीं देखा जो ये जो कॉलर थी उसने देख लिया? तो यहाँ पर ईशा सिंह को जिस तरह से कॉलर ने एक्सपोज करा, वहां पर सलमान खान को और ज्यादा बोलना था, एक फर्म स्टैंड लेकर के काउंटर करना था कि भाई सवाल का जवाब तो दो कि तुमने वर्ड क्यों ट्विस्ट करे। लेकिन नहीं, सलमान खान बड़ी सफाई से वहां से कन्नी काट जाते हैं। तो यहीं पर पता चल जाता है कि सलमान खान जो क्लेम करते हैं शो स्क्रिप्टेड नहीं है, सारा कुछ सलमान देख कर आते हैं, वो कितना देख कर आते हैं, कितना देख करके नहीं आते हैं, ये आपको एक बार फिर से पता चल गया। जो चीजें कॉलर को दिख गई वो सलमान खान जो कि शो के होस्ट है उन्हें एक बार भी नहीं दिखी। अच्छा, इसी दौरान आपने देखा होगा कि ये सलमान खान जो कि थोड़ी देर पहले ईशा सिंह के सस्ते वकील बन रहे थे, थोड़ी देर के बाद वो ईशा को रडार पर लेने की कोशिश करते हैं या फिर सिर्फ एक्टिंग करते हैं कि अविनाश जो है वो राशन पर मुद्दा नहीं बनाना चाहता था, आपने मुद्दा ड्रैग कर लिया। तो ईशा क्या बोलती, हाँ सर थोड़ा सा ड्रैग किया था। तो सलमान बोलते थोड़ा सा, अरे आपने तो भाई जिद पकड़ ली थी। और सलमान खान ने ईशा सिंह को क्या बोला, स्पॉइल्ड ब्रैट, मतलब बिगड़ा हुआ बच्चा, स्पॉइल्ड किड करके। अब जिस तरह से सलमान खान ने ईशा सिंह को स्पॉइल्ड किड बोला है, बिगड़े हुए माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद बोला है, ये जो स्पॉइल्ड किड बोला है सलमान खान ने, इस वर्ड को केवी कब पकड़ेगा? केवी का तो एक एक वर्ड पकड़ लिया जाता है। इनफैक्ट केवी का तो छोड़ो, जिस तरह से ये ईशा और इन लोगों ने दिग्विजय को नप्ती बोलना शुरू करा है, तो वो रफ्तार और इक्का आते हैं, ये भी दिग्विजय को नपती 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 बोलते फिरते हैं। ये अपना कुछ रोस्टिंग वाला सेशन लेकर के आते हैं, जिस सेशन की तैयारी करने के लिए मेकर्स ने सबको स्क्रिप्ट भिजवाई थी। अब स्क्रिप्ट का भाई यहाँ पर क्या काम, क्योंकि ये तो रियलिटी शो है ना। सलमान बोलते हैं कि जो कुछ भी होता है कंटेस्टेंट खुद करते हैं, हमारी तरफ से कुछ भी डिक्टेट नहीं किया जाता, हमारी तरफ से कुछ भी वो इनपुट नहीं होता, जो भी करते कंटेस्टेंट करते हैं। तो वो कंटेस्टेंट जिन्हें कि कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है, क्योंकि बिग बॉस के घर में ना कागज है ना कलम है। तो ये जो खर्रा आया था रोस्टिंग की लाइंस का, ये किसने बना करके भेजा था? ऑब्वियसली वंकुश या फिर भारती का जो पति है हर्ष, उन्हें भेजा होगा। वो आए होंगे कन्फेशन रूम में, एक एक वन बाय वन बुला करके, अच्छा तुम इसको बोलना वैसे बोलना। इन शॉर्ट जितने भी कंटेस्टेंट है सबको मतलब वहां पर स्क्रिप्ट दी गई थी और इसकी कुछ तस्वीरें ऑलरेडी आ चुकी हैं। बट इतना सब देखकर भी सलमान खान क्या बोलेंगे, भाई हम कुछ नहीं करवाते, सब कंटेस्टेंट करते हैं, शो में सब आते अपनी मर्जी से हैं और जाते जो है जनता की मर्जी से हैं। क्या जनता की मर्जी से कल इविक्शन हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और ये नो एलिमिनेशन की अनाउंसमेंट करने कौन आता है? कृष्णा और सुदेश। और अगर आपकी याददाश्त जो है ना वो थोड़ी ठीक चल रही है तो आपको याद होगा इस सीजन की शुरुआती वीक में भी यही लोग आए थे, भारती भी आई थी, पिछले सीजन के ग्रैंड प्रीमियर ग्रैंड फिनाले हर जगह कृष्णा अभिषेक मतलब आता ही रहता है। उसके बावजूद कई जो खबरी छबरी है, ब्रेकिंग न्यूज इट्स ऑफिशियल, इस वीकेंड कृष्णा सुदेश आ रहे हैं। भाई क्या मतलब, इसमें नया क्या है? इसमें क्या ब्रेकिंग न्यूज वाला एलिमेंट? हालांकि घर में एंट्री करने से पहले जिस तरह से कृष्णा अभिषेक स्टेज पर आता, झाड़ लो मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, और जिस तरह से डबल मीनिंग बातें करते हैं कि अगर हम घर के अंदर चले गए तो राशन नहीं रशियन को बांट देंगे, मतलब डबल मीनिंग जोक्स। और सलमान खान तो आप देखते हैं हर सीजन में बैंकॉक बैंकॉक, लगता है बैंकॉक जाने के बड़े शौकीन हैं सलमान खान। अरे हाँ, उनकी तो शादी भी नहीं हुई है तो इसलिए वो बैंकॉक जाते ही होंगे। तो एक तरफ सलमान खान क्लेम करते हैं कि फैमिली शो है, बच्चे बूढ़े जवान सब देखते हैं, उसी शो में सलमान खान कृष्णा के थ्रू डबल मीनिंग टिप्पणियां करवाते हैं। एनीवेज, पहले स्टेज पर ये कृष्णा और सुदेश हमें पकाते हैं, उसके बाद यही कृष्णा और सुदेश घर में एंट्री लेते हैं जग्गू दादा वाले अंदाज में। कृष्णा अभिषेक बोलना शुरू कर देता, करण बाल बाल बच्चा है तू, रजत यूटर्न लेने में अच्छा है तू, और दिग्विजय गेम में तो कच्चा है तू, अविनाश तू इसका बच्चा है तू, ये वो कच्चा बच्चा। अच्छा, इन सारी चीजों के बीच में ये तेजिंदर पाल बग्गा के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी करी है सुदेश और कृष्णा अभिषेक ने, जब कृष्णा अभिषेक जो है वो सुदेश
का इंट्रोडक्शन देता है ये ईडन गार्डन की छपरियों को। अरे कल तो कृष्णा ने भी ईडन गार्डन शब्द का इस्तेमाल करा कि आपको देखकर मेरा दिल ईडन गार्डन गार्डन हो गया है। अभी जो ग्रैंड रोड की जो सस्ती बार डांसर है ईडन नाम की, इससे फ्री होने के बाद जब कृष्णा अभिषेक और सुदेश लहरी जो है वो तेजिंदर पाल बग्गा के ऊपर आते हैं, तेजिंदर मेरा बग्गा है तू, जग्गा है तू, इस तरह की वो बातें करते हैं। और जब इंट्रो देते हैं सुदेश लहरी का कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बस ये सक्सेस और पैसे के मोहताज है। और सुदेश लहरी बोलता है कि भाई इतना बोलने की क्या जरूरत थी, सीधा बोल देते भाई मैं तेजिंदर पाल बग्गा हूं। गजब बेइज्जती है। तो तेजिंदर पाल बग्गा के ऊपर जब करण कुछ टिप्पणी करता है तो घर वाले मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमेडी के नाम पर या जोक के नाम पर भाई भर भर के बिलो द बेल्ट वाली हरकतें की गई हैं कि बग्गा जो है वो सक्सेस का और पैसे का मोहताज है, इसलिए कोने कोने में पड़ा है। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो ईशा सिंह हो, अविनाश हो, या फिर ये विवेन डिसना या फिर ये ईडन गार्डन की रोज, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये वर्ड पिक कर लेते हैं। जस्ट बिकॉज सलमान ने बोल दिया करण को कोना बाबू या रवि किशन ने बोल दिया तो इन लोगों ने वर्ड पकड़ लिए। उसी तरह से करणवीर मेहरा, चुम, इन्हें भी ये जो वर्ड सलमान खान ने कल दिए ना वो स्पॉइल्ड किड का या फिर बग्गा के बारे में, मेरा ये मानना है कि करण की जगह अगर वहां अविनाश या कोई और होता तो वो इन वर्ड्स को जरूर पिक करता और अपनी सहूलियत के हिसाब से थ्रू आउट द वीक इन शब्दों को वो इस्तेमाल करता, जो कि करण नहीं कर पा रहा है। और जिस तरह से हमने सैटरडे के वीकेंड का बार में देखा था कि सलमान खान जो है वो इसको करण को वापस से ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि शिल्पा तुम्हें धोखा दे रही है, भाई इसी बात को हाईलाइट करने के लिए एक कॉलर का कॉल भी आता है कि शिल्पा 2 कश्तियों में सवारी कर रही है। इसी बात को फिर एक सार्कास्टिक अंदाज में, रोस्ट वाले अंदाज में कृष्णा अभिषेक और सुदेश लहरी भी सामने रखते हैं कि आपके घर में अगर चक्कू नहीं मिल रहे हो तो करण की पीठ से निकाल लो क्योंकि शिल्पा ने घोंप रखे हैं। और साथ ही साथ वो एक टोंट और मारता है कृष्णा कि ये टाइम गॉड बन गया, वो टाइम गॉड बन गया, वो टाइम गॉड बन गया, लेकिन करण सिर्फ वो बन गया है। और पीछे से सुदेश क्या बोलते हैं, सी 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 सी, मतलब करण तुम चूतिया बन गए हो। अब भले ही कृष्णा अभिषेक और सुदेश की ये जो लाइन थी, भले ही इसे आप कॉमेडी बोल सकते हैं, रोस्ट बोल सकते हैं, बट मेरा मानना है ये भी कहीं ना कहीं एक स्पून फीडिंग की निंजा टेक्निक थी। और ये सब इसीलिए हो रहा है सो दैट करणवीर जो है वो शिल्पा से दूरी बनाए और फ्रंट फुट पर आए और अपना एक अलग गेम प्लान वो लेकर के चले। हालांकि जिस तरह से करण ने एक दिन पहले बोला था कि उसे टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना पसंद है, इस वर्ड को अच्छे से जस्टिफाई करती है चुम। जब एपिसोड का आखिरी हिस्से में ये लाडला, विवियन, शिल्पा, चुम और करण बैठ करके बात करते तो चुम क्या बोलती कि ये करण ने इसलिए बोला था बिकॉज जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी तो मतलब मजबूरी हो जाते हैं ना चीज़ों को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने के लिए, क्योंकि वो बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बच्चे उन्हें फिर बुढ़ापे में छोड़ देते हैं। तो चुम जो है वो काफी सेंसिबल पदार्थ है। चुम क्या है ना भाई, थोड़ी सेंसिबल पदार्थ है और सेंसिबल लोगों की बिग बॉस ज्यादा कदर करते हैं नहीं, इसीलिए वो कोने साइड की वो जो एक्टिविटी थी वहां पर चुम को मौका नहीं दिया गया। हालांकि वहां पर चाहत पांडे ने अविनाश को अच्छे से कहीं ना कहीं ग्रिल करने की कोशिश करी थी और ये अविनाश सलमान खान के सामने भी बड़े एग्रेशन वाले तेवर में, तू गंवार है, ये है वो है। सलमान ने वहां पर काफी अच्छे से अविनाश को लपेट लिया कि भाई तू कौन होता है किसी के ओपिनियन को जज करने वाला, उनके ओपिनियन है, जब तेरा नंबर आएगा तब तू भी लोगों को बोलता ही है, तुम भी लेवल पार करते हो, तुम मतलब कौन सी पढ़े लिखे लोगों की हरकतें कर रहे हो। तो सलमान खान के सामने आपने देखा कि कैसे ये अविनाश एकदम अल्ट्रा एग्रेसिव हो जाता है, बट चूंकि वो लाडला ग्रुप में है और लाडले ग्रुप को बैश ना करने की कसम खाई है सलमान ने, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तो सलमान चीजों को जान दे यार, अपने को तो बस इतनी चीजों का पैसा मिला है, अपन इतना ही करेंगे बस। अच्छा, यहाँ पर ये अविनाश ने वो गिटार लेकर के गाना गाया था, बड़े मियाँ तो बड़ी मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये कुछ एक्टिविटीज हुई थी। रजत ने करण को रोस्ट करा, करण ने रजत को रोस्ट करा और चाहत ने तबीयत से लाडले को रोस्ट कर दिया। और ये लाडला जो कि कलर्स टीवी का नंबर 1 एक्टर बोलता खुद को, लेकिन आपने देखा रोस्ट करना तो छोड़ो, उसे तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था, एकदम मतलब फ्लॉप शो था ये चाहत और इसका लाडला वाला राउंड। और ईशा ने जिस तरह से धो डाला है दिग्विजय राठी को, हालांकि ईशा के साथ साथ दिग्विजय को भी स्क्रिप्ट मिली थी, लेकिन दिग्विजय के मुंह से तो बोल ही नहीं फूट रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने सारे लोगों को देखकर वो फपला गया होगा, ना सिर्फ उस रोस्ट वाले राउंड में बल्कि जब सलमान खान भी सवाल जवाब करते हैं तो वहां पर भी दिग्विजय के जो आंसर्स होते हैं वो मतलब टू द पॉइंट नहीं होते हैं, काफी मतलब इधर उधर बिखरे रहते हैं। और फिर दिग्विजय के इन लपट झंटे जवाबों का या बिखरे बिखरे जवाबों का ये अविनाश, ईशा, विपिन जैसे लोग फायदा उठा लेते हैं। तो मेरा मानना है कि जैसे दिग्विजय बोलता है कि वो क्लियर है अपने गोल्स के लिए, तो भाई जब आप जवाब देते हो ना वहां पर भी आपको क्लैरिटी रखनी चाहिए और टू द पॉइंट आपको पॉइंट टू पॉइंट पकड़ करके सामने वाले को एक्सपोज करना
होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। इन बातों के अलावा तो फालतूपंती वो चलती रही है। वो यामिनी जो कि हैं 30-35 की, वो एकदम बच्चों वाली हरकतें करती रहती हैं, आँख-वाँख दिखाती रहती हैं। इन सारी बातों के अलावा जो हमने प्रोमो देखा जिसमें कि अगेन ये एहसान फरामोश जो गर्दुली है, ये करण से ही भिड़ रही है और करण को कल रात के एपिसोड में इसने वो जो कुत्ते के भौंकने वाली जो आवाज़ थी, वहाँ पर करण का नाम इसने दिया। तो करण ने भी लपेट लिया कि हाँ, तुम भी तो आई थी, मतलब तुम भी कुत्ती हुई ना एक तरह से। तो जैसे कल रात के एपिसोड में, उसके पहले के एपिसोड में और आने वाले एपिसोड में ये जो ईडन गार्डन की जो रोज़ है, ये ग्रांट रोड की जो नचनिया, ये दिखा रही है कि ये कितनी बड़ी मतलब एहसान फरामोश है। और इसका जो ग्रुप है, वहाँ सारा अरफीन खान है, वहाँ चाहत है, वहाँ श्रुतिका है, और श्रुतिका तो भाई अलग ही दुनिया में घूम रही है। हालांकि श्रुतिका और चुमका कल पैचअप हो जाता है। इसी दौरान रजत जो है वो थोड़े जैज देने की कोशिश करता है। बग्गा भी जैज देता है कि जब दो दूसरे लोगों का झगड़ा हो रहा है तो हमें उसमें नहीं घुसना चाहिए। बताइए, बिग बॉस में इतना बड़ा वाला पॉलिटिशियन हूँ, इतनी समझदारी की बातें करता हूँ, उसके बावजूद मुझे मंदिर का घंटा बना करके बजा करके चले गए हैं ये सुदेश और कृष्णा। मैं इसकी घनघोर निंदा करता हूँ। मैं मोदी जी से बोलूंगा कि इन दोनों को काला पानी की सजा दी जाए। अच्छा, इसी दौरान ये यामिनी मल्होत्रा और एक और लड़की थी यार, कौन थी, सारा थी या श्रुतिका, मतलब कोई तो था, आई थिंक चाहत थी। हाँ, तो चाहत और यामिनी बैठ करके ईशा गर्दुल्ली के बारे में बातें करते हैं कि ये बड़ी जल खुकड़ी है, कनिंग नेचर है, जलती है, ऐसा वैसा। मतलब आप देख लीजिए, वीकेंड के वार के बाद से मतलब जिस तरह से कॉलर आए, कॉलर ने ईशा को एक्सपोज कर दिया, तो ये जो घर में है कोने कोने में उसके खिलाफ बातें जो हैं होना शुरू हो गई। जिस तरह से यामिनी बोलती है, मैं बाहर से जिन्हें देखती थी गलत थी, वो तो सही हो गए, और जो सही लग रहे थे वो गलत हो गए। ये पूरी तरह से फुद्दू फटरीना को कॉपी कर रही है। कौन? ये 30-35 साल की डॉक्टर कम लॉयर, लेकिन आप देख लीजिए अंदर 2 साल की छोटी बच्ची हो क्या वाली हरकत कर रही है। और इन सारी बातों के ऊपर जिस तरह से वो जो कॉलर ऑफ द वीक थी, जिसने कि ईशा सिंह का जो एक कनिंग नेचर है, पीठ पीछे चुगलियां करती है, लोगों के वर्ड ट्विस्ट करती है, ये बातें सलमान खान ने तो आज तक कभी हाईलाइट ही नहीं करी है। इन बातों पर सलमान ने कभी बात तक नहीं करी है। और यही नहीं, सलमान खान जो कि एपिसोड की शुरुआत में क्लेम कर रहे थे कि भाई आप आते अपनी मर्जी से हो, जाओगे जनता की मर्जी से, तो जनता ने तो वोट दिए थे, और वोट देने वालों का तो काट दिया है मेकर्स ने। और मेकर्स के साथ साथ जो वोटिंग ट्रेंड डालते हैं वो भी पब्लिक का कह करके काट देते हैं। तो सही शब्दों में चूतिया कौन बना? वो पब्लिक जिन्होंने वोट दिए थे। इन सारी बातों के बारे में जो भी है आपकी टिप्पणी कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।